हाँ नमस्कार सभी को अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो आपने YouTube पे सर्च किया पक्का 100% और मिला है तो इंग्लिश के अंदर मिला है। फिर हमारे चैनल के अंदर आए हो आप और ऑलरेडी पहले भी हो तो धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किए कुछ देख ही किए। तो भाई साहब हम जो प्रोवाइड करवाते हैं वो लेक्चर कुछ ऐसा करवाते हैं कि बच्चों को बहुत सारा बेनिफिट हो और याद भी हो, क्योंकि आप देखते होंगे कि भाई जो हमारी एमएससी होती है वो पूरी की पूरी इंग्लिश के अंदर है और हमें थोड़ा सा पढ़ने में क्या होती है वो बहुत खतरनाक तरीके से, मतलब इतना लगता है कि यार समझ में नहीं आता। लेकिन जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे और क्लास जो है अब रेगुलर स्टार्ट हो गई है आपकी और लाइव भी हम करवाते हैं और रिकॉर्डेड क्लास है वो भी करवाते हैं। तो देखो बच्चों हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देखो। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इनऑर्गेनिक जो हमारी यूनिट है फर्स्ट वहाँ का ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है। देखो आपका ये नहीं है कि भाई आपकी अलग अलग, तो अलग अलग जो यूनिवर्सिटी उसमें अलग अलग हो सकता है टॉपिक, लेकिन आपको टॉपिक पे ध्यान देना है। तो ये जो टॉपिक आता है बच्चों ये कम से कम आपका 10 नंबर वाले में ही पूछ लेते हैं और इनसे छोटे जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है उनमें भी पूछ लेते हैं। तो आज आपको हम 5 और 10 नंबर पूरे कंप्लीट करके यहाँ से जाना है और वीडियो को अंत तक देखा उसके बाद में समझना है। देखो लिखने का जो तरीका है वो पूरा का पूरा एकदम हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है और यही हमारे नोट्स के अंदर है। आपको अगर आप नोट्स लेना चाहें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है उन पे हमें मैसेज करें और अपना जो सिलेबस है वो हमें भेजें। अगर आपकी नज़दीक आ रही है एग्जाम और पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही है कि मैं कैसे पढूं, तो उस नोट्स में एकदम पूरी डिटेल टू डिटेल जो है व्याख्यान किया गया है। आपको ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर लेना चाहें तो व्हाट्सएप पे हमें अपना सिलेबस सेंड करें और डेमो देखें, प्राइस लिस्ट देखें, उसके बाद में नोट्स परचेज करें। तो ये तो नोट्स की बात थी। अब हमारे जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तभी लाइक करना, अगर नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो देखो यहाँ पे क्लेट इफेक्ट एंड इट इज थर्मोडायनेमिक ओरिजिन, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के अंदर आपको नजर आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। अब क्या होती है ये क्लेट इफेक्ट क्या होता है, तो अब इस क्लेट इफेक्ट को हम देखेंगे। तो क्लेट इफेक्ट क्या होता है उसको समझो कि भाई यहाँ पे क्लेट चीज आ गई कि भाई ये जो क्लेट चीज जो क्लेटीकरण, ये आपने 11th के अंदर सॉरी 12th के अंदर बीएससी के अंदर आपने ये पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ पे एमएससी के अंदर भी ये टॉपिक आ गया है। तो अब इनको हम कैसे हैंडलिंग करेंगे वो समझो। तो देखो एकदम इजी लैंग्वेज है बच्चों। क्या होता है कि यहाँ पे जो क्लेट रिंग युक्त क्या है, क्लेट रिंग। अब यहाँ पे जो क्लेट रिंग का मतलब क्या होता है उसको समझो कि भाई एक यहाँ पे एक इस तरह से एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। किससे बनती है ये रिंग? ये हमारी जो रिंग होती है वो बनती है हमारी मेटल से और लिगेंड से, इन दोनों से मिलकर क्या बनती है, एक हमारी क्लेट रिंग बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ पे क्लेट रिंग युक्त कोई कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है बोलो? क्लेट रिंग युक्त, यानी उस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? क्लेट, यानी एक रिंग फॉर्मेशन कर रहा है, वो रिंग है हमारी क्लेट। दूसरी बात कि क्लेट रिंग रहित, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्लेट रिंग एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रही है वो क्लेट रिंग, और यहाँ पे दूसरा हमारा क्लेट रिंग रहित है जिसमें कोई क्लेट रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ऐसा कॉम्प्लेक्स। अब इनमें से ज्यादा स्टेबल होता है कौन सा? ज्यादा स्टेबल होता है कि क्लेट रिंग युक्त कॉम्प्लेक्स है जो क्लेट रिंग रहित कॉम्प्लेक्स से क्या होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबल का मतलब होता है अस्थाई। क्या होता है इसका? अस्थाई। हिंदी के अंदर हम लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह अस्थायित्व है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझा कि ज्यादा कौन सा होगा कि क्लेट रिंग युक्त कॉम्प्लेक्स होता है वो क्लेट रिंग रहित से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल यानी स्थायी होता है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्टेबल, ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना था मैंने, वहां पे लिखा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें क्लेट रिंग युक्त होगा, ठीक है। ओके, क्लियर पॉइंट। अब आगे देखो, अब दूसरी बात हम बात करते हैं इनके लिगेंडों के प्रकार के ऊपर कि भाई ज्यादा जो प्रकार के क्या ये प्रभाव करता है क्लेट रिंग फॉर्मेशन में, कोई दिक्कत करता है? तो देखो इसमें कोई ज्यादा एक दिन तू ले लो, बहुदन तू ले लो, किसा भी ले लो, उसमें कोई इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन इनकी बजाय जो मेटल आयन होता है ना उसका ज्यादा फॉर्मेशन होता है और वो क्या करती है यहाँ पे
एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करती है। कैसे, समझो कि यहाँ पे हमारा पॉलीडिनेट लिगेंड है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहु, और यहाँ पे डिनेट का मतलब दंतु के। तो हमारे बहुदंतु के जो लिगेंड होते हैं वो मोनोडिनेट लिगेंड की बजाय मेटल आयन, कैसी आयन, मेटल आयन, जिसको हिंदी के अंदर बताएं तो धातु आयन। आयन का मतलब क्या होता है बच्चों, आयन का मतलब होता है हमारे धनायन और ऋणायन। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारी धातु होती है वो तो अपने जो बाध्यम कोष के इलेक्ट्रॉन है वो दान ही करती है, और दान करते कैसा चार्ज लेके आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाती है, आप जानते होंगे। तो उस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यानी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब धनावेश जिसपे प्लस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेटल आयन है हमारी, ये अब इन दोनों में से कि भाई पॉलीडिनेट लिगेंड और मोनोडिनेट लिगेंड है कि बजाय क्या होता है, जो मेटल आयन, कैसी, मेटल आयन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी यहाँ पे जो मोनोडिनेट लिगेंड की बजाय जो पॉलीडिनेट लिगेंड होते हैं वो मेटल आयन के साथ, किसके साथ में, मेटल आयन के साथ में कैसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो आप बोलोगे सर ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्यों, आ रही है ना बात समझ में, मैंने पहले भी बता दिया था स्टार्टिंग में कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो भाई साहब पूरी चीज अब बताएंगे बारीक टू बारीक, ऐसा नहीं कि भाग गए, इतना जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एकदम परफेक्टली हम बताएंगे। तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बोलो क्लियर हुई बात, डन जी। अब आगे देखो, तो यहाँ पे जो किलेट रिंग है वो क्या होती है, उपस्थित है। तो किलेट रिंग की उपस्थिति से, मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है वो क्या है, किलेट रिंग की उपस्थिति से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में क्या हो गई है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है हमारा उसकी स्टेबिलिटी यानी उसके अस्थायित्व में क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। तो इस वृद्धि को ही हम क्या बोलेंगे, इस वृद्धि को ही हम बोलेंगे किलेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं बोलो, किलेट प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, किलेट प्रभाव कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ, अरे हुआ या नहीं हुआ, कमेंट जरूर करना, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो जी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, किलेट इफेक्ट कहते हैं। अब आगे देखो, तो इस प्रभाव यानी कौन सा प्रभाव की बात कर रहा हूं मैं, ये किलेट प्रभाव। तो यहाँ पे इस प्रभाव से, इस प्रभाव को यहाँ पे हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, यानी यहाँ पे निकिल आयन है जिसपे +2 आयन है, और यहाँ पे हमारा जो लिगेंड है वो कैसा है, यहाँ पे बोलो, तो यहाँ पे हमारा 6 यानी स्थिर लिगेंड वाला है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये NiN3, यहाँ पे 2+। तो इन सिस्टम के, इन दोनों सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो किससे हम पता लगाएंगे, तो इसके मान से हम इसका पता लगाएंगे। किससे लगाएंगे बोलो, इसके मान से। कि भाई इनके मान से हम कैसे पता लगाते हैं वो देखो। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो निकिल +2 आयन है और यहाँ पे हमारा ये, इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं आपस में, तो हमारा ये यहाँ पे क्या बन जाता है, तो यहाँ पे हमारा एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बोलो क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे इस दो कॉम्प्लेक्स का जो मान आता है वो log अल्फा कितना आता है, 7.91 आता है। कैसा मान आता है बोलो, 7.91 इसका मान आता है। किसका, यहाँ पे इस वाले का, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसी तरह से इसके साथ में करवाई EN के साथ में। तो यहाँ पे ये जो होते हैं ये एक अवस्था होती है, जो अवस्था को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था, साम्य, ठीक है। तो साम्य अवस्था का मतलब यानी जैसा अब यहाँ पे इस चौक को तोड़ूं वापस जोड़ दूं तो एकदम बन रही है, तो वो दोनों कौन सी अवस्था के अंदर हो गए, इक्विलिब्रियम के अंदर। बोलो ठीक है। अब इसका मान कितना है, log अल्फा 7.91 आया है। अब इन दोनों का जो फॉर्मेशन होता है, इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, तो इस log बीटा का जो मान आता है वो 18.1 आता है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी। तो यहाँ पे जो इसका तो मान आया 7.91 और इसका आया 18.1, तो ज्यादा कौन सी जो स्टेबल होगी, तो ज्यादा हमारी ये ज्यादा स्टेबल होगी। तो क्यों होगी, कैसे होगी वो देखो। तो यहाँ पे NH3 है वो एक मोनोडिनेट लिगेंड है। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा क्या है बोलो, मोनोडिनेट। क्या है बोलो, मोनोडिनेट। मोनोडिनेट का मतलब क्या होता है बोलो, एक दंतुक। अब यहाँ पे NH3 हमारा मोनोडिनेट लिगेंड है, जबकि यहाँ पे ये वाला है हमारा EN, ये हमारा बाइडिनेट है यानी द्विदंतुक। तो ये हमारा एक द्विदंतुक लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे N, अतः N यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला है, ये
ये हमारा NiN3 है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इस कारण ये क्या है, बाइडिनेट लिगेंड है। तो इसी कारण यहाँ पे क्या है, बाइडिनेट। क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल होगा वो क्या है हमारा, बोलो यहाँ पे बाइडिनेट लिगेंड है। तो बोलो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अरे हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। तो ये हमारा क्लेट इफेक्ट था। क्या था बोलो? क्लेट इफेक्ट। अब हम इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं वो समझते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे क्लेट इफेक्ट हैं उसको प्रभावित करने वाले निम्न कारक, और वो किस तरह से होते हैं उनको हम समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स का जो क्रम, और इसमें हमने ये दर्शाया है कि इस जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कितने रिंग बने हैं, कितना बीटा का मान है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे इनको बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे जो रिंग बन रही है इस कॉम्प्लेक्स की, वो कैसी रिंग बन रही है, यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे कोई रिंग नहीं बन रही है जी। दूसरी की हम जैसे आगे बढ़े और उसमें जो रिंग बन रही है हमारी 2, कैसी 2 रिंग बन रही है। तो यहाँ पे ये जो हमने देखा पीछे अभी कि भाई यहाँ पे जो निकल वाली धातु थी और बस वो लिगेंड हुआ है, वो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा मोनोडिनेट लिगेंड था, और यहाँ पे देखो यहाँ पे EN है, तो ये हमारा क्या होता है, एक हमारा द्विधातुक यानी बाइडिनेट लिगेंड था। तो इसमें देखा कि भाई इसका जो मान है बीटा का वो कितना आ रहा है, 12.7 आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो? 12.7 आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे आगे बढ़े इनकी रिंग की, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो गया, 13.7। जी समझ में आई बात? अब जैसे और आगे बढ़ाया तो इसका मान कितना हो गया, रिंग की भी संख्या बढ़ रही है, साथ साथ में बीटा का भी मान क्या हो रहा है बोलो, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बीटा का मान बढ़ रहा है और रिंग भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा होगा हमारा, ये वाला क्या माना जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा हमारा, ये वाला है, क्यूप्रेटाइन। ठीक है जी। और इसमें कैसे पता चला आपको, बीटा का मान भी देखो 20.5 है, और यहाँ पे रिंग है वो भी है। तो हमने ये भी देखा पीछे कि भाई अगर रिंग बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये बात हम पीछे देखी थी ना। हाँ, तो ये पॉइंट यहाँ पे आप समझ सकते हो। अब जैसे यहाँ पे नीचे दे रखा है वो समझो कि भाई जैसे जैसे हम क्लेट रिंग की संख्या बढ़ती है, तो यहाँ पे देखो पहले 0 थी, उसके बाद में कितनी हुई बोलो, 2 हुई, उसके बाद में कितनी हुई, 3 हुई, तो 4 हुई, 5 हुई। तो जैसे जैसे क्लेट रिंग की संख्या बढ़ती है तो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है, तो वही बात हमने बताई है कि जो कॉम्प्लेक्स है, जो संकुल है ये वाला, उनकी जो स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे रिंग की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगी बोलो, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। तो इस इफेक्ट को हम निम्न थर्मोडायनेमिक जो रिलेशन है उससे हम शो कर सकते हैं या समझा सकते हैं। तो आपको ये एक समीकरण यहाँ पे दी जाती है। तो वो जो हमारी समीकरण है वो क्या है, वो देखो, तो डेल जी नॉट, क्या बोलो, डेल जी नॉट बराबर -RT log n बीटा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो मान लेके हम आ रहे हैं वो किसको लेके आ रहे हैं, बीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, RT log बीटा, और यहाँ पे किसके बराबर होती है, तो ये हमारी क्या होती है बोलो, यहाँ पे डेल H नॉट। अब डेल H आप जानते होंगे, नहीं जानते तो देख सकते हैं, यहाँ पे एंथैल्पी में परिवर्तन, यानी इन ऊर्जाओं के अंदर क्या हुआ है, परिवर्तन। तो डेल H नॉट माइनस T डेल S नॉट, तो ये किसके बराबर होता है, ये हमारा इसके बराबर होता है। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि भाई ये जो डेल जी नॉट होता है, ये जो डेल जी नॉट है ये हमारा क्या होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। क्या होती है हमारी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, जो हम पढ़ के आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो डेल एच नोट है वो किसको परिवर्तन क्या दर्शा रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी एंथैल्पी है उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसको शो कर रहा है। अब दूसरा जो हमारा डेल एच नोट होता है बच्चों, वो क्या है, ये हमारा क्या है, एंथैल्पी में यानी सॉरी एंट्रोपी में चेंजेस। और जो हमारा आर नोट है ये तो आप जानते हैं गैस नियतांक होता है जी। तो ये हमारा आर क्या होता है, एक गैस कांस्टेंट यानी गैस नियतांक होता है। और टी फॉर क्या होता है, टी आप जानते हैं टेम्परेचर, और इसको बताया गया है कि हमारा टेम्परेचर वो कैसा है, केल्विन के अंदर होना चाहिए। तो ये तो हमने देखी यहाँ पे स्केलेट इफेक्ट का जो थर्मोडायनिक ओरिजिन है, इस थर्मोडायनिक ओरिजिन यानी जो निम्न जो संबंध है वो इस समीकरण से हम दर्शा सकते हैं। बोलो समझ में आई बात?
बिल्कुल आई होगी भाई, अब तो सब्सक्राइब कर लो अपने केमिस्ट्री वाला कृष्णा चैनल को। बस मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों को पूरे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रोस्कोपी सारे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन से में चाहिए, जरूर जरूर कमेंट करके बताना। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नोट्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, अगर इनसे नोट्स बना रहे हो तो और ही बेटर है। अगर इनसे आपके पास टाइम नहीं है तो आप नोट्स परचेज कर लो, और ही बेटर रिजल्ट आएगा। चलो बच्चों, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, कितने फैक्टर यहाँ पे, दो प्रकार, यानी हमारे दो फैक्टर यहाँ पे। तो फैक्टर कौन कौन से, एक तो हमारा एंथैल्पी और दूसरा हमारा एंट्रोपी, जिनसे क्या होती है, यानी यहाँ पे एक तो हमारा एंट्रोपी है और एक हमारा एंथैल्पी। क्यों, इन दोनों में क्या ये परिवर्तन हुआ है। तो ये दो फैक्टर हो गए ना, हमारे दो फैक्टर है हमारे एंथैल्पी और एंट्रोपी, जिनसे क्या होता है कि जो हमारा किलेट प्रभाव है, जो हमारा किलेट प्रभाव है उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो किलेटेड यानी किलेट रहित जिसमें किलेट रिंग उपस्थित है और नॉन किलेटेड जिसमें किलेट रिंग नहीं उपस्थित है, उन कॉम्प्लेक्स में जो डेल एच नोट होता है उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। डेल एच का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, एंथैल्पी परिवर्तन है वो होता है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, ये पॉइंट हमने अच्छी तरीके से लिखा है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, तो यहाँ पे अतः जो एंट्रोपी है उसके द्वारा ही हम किलेट इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, समझाया जा सकता है। यानी इस जो हमारा एंट्रोपी है उसके द्वारा ही हम इसको समझा। लेकिन यहाँ पे जो डेल एच नोट है हमारा, ये डेल एच नोट है, ये हमारा एंथैल्पी परिवर्तन। तो ये हमारा जो दूसरा है हमारा, वो है हमारा एंट्रोपी। यानी इस एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब डेल एच, ये देखो यहाँ पे डेल एच नोट। तो इस डेल एच नोट के द्वारा ही हम किलेट इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। यानी इसके द्वारा ही समझाया जा सकता है। बोलो, समझ में आ रही है ना बातें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है, यानी सी डी प्लस, यहाँ पे हमारी के डी में मेटल आयन है, उसकी जो मेथिल एमीन व इथाइलिल डाई एमीन के साथ में बनने कॉम्प्लेक्स का अपघटन करवाते हैं, वो समझते हैं कि तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो समझते हैं हम लोग। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, इतने का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं हमारी एक रिएक्शन से कि भाई यहाँ पे हमने केडी में मेटल आयन लिया है जिसपे कितना चार्ज है, 2 है, और उसके साथ में हमने ये लिगेंड मिलाया और हमारा यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है जी, और इस पे पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज आ जाता है वो कितना है, +2। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉग बीटा का जो मान आता है बच्चों, वो कितना आ रहा है, 6.52। कितना है, 6.52। ठीक है, अब इनसे हम क्या है, एक जो हमने अभी भी पीछे हमने वो देखा था, तो उसके जो नियम के अकॉर्डिंग, यानी हमारा थर्मोडायनेमिक जो क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक रिलेशन था, उससे हम उष्मागतिक संबंध से, तो उष्मागतिक सिद्धांत से हम देखें तो यहाँ पे डेल एच नोट है, उसका मान है -57.3। कितना है बोलो, -57.3। और डेल जी का मान है -67. कितना बोलो, 67.3। ठीक है, और यहाँ पे इस माइनस टेम्परेचर डेल एस नोट है, इसका मान है 20.1। ठीक है, तो चूंकि जो डेल जी नोट होता है वो किसके बराबर होता है, डेल एच नोट 20 डेल एस नोट के बराबर। और जो डेल जी नोट है उसका जो मान आता है वो निकल के वो कितना आता है, 37.2 आ जाता है। कितना आ जाता है बोलो, 37.2। यानी इनमें जो मुक्त ऊर्जा है हमारी, जो अभी अभी फ्री एनर्जी है, वो कितनी आई है, -37.2 आई है। ठीक है, अब दूसरी समीकरण से हमसे देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे CD+2 2 इन, इसके साथ में इसकी विक्रिया करवाते हैं तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो CdEn2 +2, इसमें जो लॉग बीटा का मान आ रहा है वो बढ़ गया है इनकी वजह। यहाँ पे 6.52 है और यहाँ पे कितना आ गया, 10.6 यानी 10.6 आ गया। अब इनका उष्मागतिकी से जो संबंध है वो दर्शाते हैं, तो डेल एच नोट होता है, उसका मान जो है -56.3। कितना है बोलो, -56.3। और यहाँ पे जो डेल एच नोट होता है उसका मान है 14.1। ठीक है, और यहाँ पे इस डेल डैश नोट है उसका मान बताया -4.2। तो इनमें दोनों का संबंध स्थापित करने के बाद में जो डेल जी मुक्त एनर्जी है उसका मान आ जाता है -60.7। कितना आता है बोलो, -60.7। अब यहाँ पे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे जो डेल जी नोट का मान ज्यादा होगा वो ही
जो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो भाई यहाँ पे हमने देखा इसका में तो हमारा जो मान आ रहा है log बीटा का वो 6.52, ठीक है। और यहाँ पे इनमें जो डेल जी नोट का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है बोलो, 37.2, और इसमें कितना आ रहा है -60.7। तो आपको नजर आ रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो होगा प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा बताइए। तो हमारा सबसे ज़्यादा ये होगा। तो देख सकते हैं कि डेल जी नोट का मान जितना नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब माइनस के अंदर, तो यहाँ पे -60.7 है और यहाँ पे -37.7, तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे अतः डेल जी नोट का मान जितना नेगेटिव होगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी स्थायी होगा। आई बात समझ पा रहे हैं कितने कितने कारकों से हमने पढ़ा, ठीक है। कि भाई अगर संख्या बढ़ रही है तब, अगर यहाँ पे रिंग क्लेट रिंग अगर ज़्यादा है तो भी इसमें क्या होता है बोलो, अभी बता है, देखो याद करके पीछे अभी बता है, तो उसको वो ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा हमने क्या है उसमें कहते रिलेशन, अगर डेल जी नोट का मान अगर नेगेटिव ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है, आई बात समझ में। अब आगे देखो, तो अगला जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि भाई जो log बीटा है वो अगर बढ़ रहा है, यानी log बीटा का मान देखो यहाँ पे 10 पॉइंट्स है और यहाँ पे, तो log बीटा का मान अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो हमारी डेल एच नोट है वो क्या होगी, ज़्यादा पॉजिटिव होगी। क्या होगी, ज़्यादा पॉजिटिव। अगर डेल जी नोट मोर यहाँ पे अगर ये बढ़ रहा है तो जो हमारा डेल जी नोट का मान है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और डेल एच है वो क्या होगा, नो चेंज, यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रख लेना, अगर log बीटा का मान बढ़ रहा है तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डेल एच नोट है वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा और डेल जी नोट है वो ज़्यादा नेगेटिव होगा। लेकिन जो डेल एच है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, नो चेंजेस मानेंगे इसको। ओके, तो समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे क्या लिखा है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि कोई भी रिएक्शन में, ये हमारी अभिक्रिया थी, तो किसी रिएक्शन के अंदर जो साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम, ये जो है हमारा ये इक्विलिब्रियम ही है। तो यहाँ पे किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उस अभिक्रिया में रिलीज होने वाले, यानी यहाँ पे जो अभिक्रिया में क्या हो रहा है, रिलीज होने वाली जो हीट है, जो ऊष्मा है, वह एंट्रोपी चेंज का माप है। क्या है वो, उसका एंट्रोपी चेंज का माप, यानी इसमें कितनी एंट्रोपी परिवर्तन है उसी का क्या है, ये माप है। ठीक है, आई बात में। तो जिस रिएक्शन में, मतलब कोई भी अभिक्रिया के अंदर जितनी हीट रिलीज होती है, मतलब जितनी ज़्यादा डेल जी नोट का मान अगर रिलीज होगा तो उस जो प्रोडक्ट होगा वो ही क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इस दूसरी पॉइंट हमने ये समझी कि भाई हमारा कोई भी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उस अभिक्रिया में, किसमें, उस अभिक्रिया में रिलीज होने वाली जो हमारी हीट है, जो एंट्रोपी है, जो चेंज है, उसका क्या है, माप है। और जिस रिएक्शन में जितनी हीट रिलीज होती है, जितनी ज़्यादा ऊष्मा रिलीज होती है, वो प्रोडक्ट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसा होगा वो, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर पॉइंट। तो ये हमने समझ लिया। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट, यहाँ पे अर्थात जो डेल एच है वो नो चेंज है। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमारा जो डेल एच है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसकी जो एंट्रोपी है उसमें चेंजेस हो जाता है। तो डेल एच है नो चेंजेस। तो आगे देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, अगर जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो एंट्रोपी का मान भी क्या होगा, बोलो, बढ़ेगा। याद रख लेना कि अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एंट्रोपी का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अर्थात एंट्रोपी बढ़ने से, अगर एंट्रोपी का मान बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है भाई स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। तो इस नियम को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन से समझ सकते हैं। तो एक हम इस नियम है उसको कैसे समझें, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट रिएक्शन है वो देखो, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्थानांतरित हो जाती है। तो यहाँ पे देखा कि भाई हमारा ये कॉम्प्लेक्स है NiH2O6+2, यहाँ पे जल के अणु है 6। ठीक है जी। अब इनके साथ में हमने AN की रिएक्शन करवा दी इस लिगेंड की, तो ये क्या करेगा, इसके साथ में जल का अणु निकाल देगा। तो यहाँ से यहाँ पे 2 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और केवल हमारे 4 जल के अणु
रह जाते हैं और यहाँ पे आके कौन जुड़ जाता है, EN आके जुड़ जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, तो हमारा ये बनना है, ये हमारा प्रोडक्ट ये बना है। तो यहाँ पे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसमें अणुओं की जो संख्या है, तो यहाँ पे जो अणुओं की जो संख्या है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, उनके अणुओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अतः यहाँ पे जो डिसऑर्डर है, यानी यहाँ पे डिसऑर्डर या एंट्रोपी है वो क्या हो रही है, बोलो, बढ़ रही है। और जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे रिप्लेसमेंट के अंदर अणुओं की संख्या है वो बढ़ रही है। किसकी संख्या बढ़ रही है, अणुओं की संख्या। तो अगर अणुओं की संख्या बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की, स्थायित्व है कॉम्प्लेक्स का, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक ओरिजिन क्लेट इफेक्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जी। तो बताओ आपको कितना समझ में आया और कैसा लगा हमारे चैनल पे आके, जरूर कमेंट करके बताना है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंप्लीटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। और साथ में ये जो नोट्स हैं वो आप नोट करते रहना। अगर नोट्स आप नोट नहीं कर रहे हैं या टाइम कम है तो हमसे संपर्क करें। हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 9057701545, या हमारे इंस्टाग्राम आईडी है केमिस्ट्री वाला कृष्णा, उस पे जाके हमें मैसेज करें। तो आपकी पूरी हेल्प करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे और साथ साथ में आपको हमारे जो प्यारे प्यारे हैं नोट्स हैं वो भी देंगे। तो आज ही हमसे संपर्क करें और अपनी जो एग्ज़ाम है उसमें बेटर टू बेटर रिजल्ट लाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दें। थैंक यू सो मच।